हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है। कल हमने तापमान और ऊष्मा के बारे में अच्छे से समझा था कि तापमान और ऊष्मा की जो डेफिनेशन है यानी कि उसकी परिभाषा है वो क्या है। ऊष्मा और तापमान दोनों आपस में एक नहीं है, अलग हैं। जैसे कि आप लोग के जहन में जब भी आता रहा होगा तो ऊष्मा और तापमान के जो है आप लोग एक ही नज़रिए से देखते रहे होंगे। तो कल इसके बारे में हमने क्लेरिफाई किया था कि ऊष्मा और तापमान अलग अलग हैं और इनकी क्या डेफिनेशंस हैं और इनकी कुछ यूनिट्स के बारे में हम वहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऊष्मा एवं तापमान के मात्रक मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद गलनांक एवं क्वथनांक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ताप पैमाना यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो ग्राफ बना है आपके सामने, कर्व है, इस कर्व को भी आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कर्व जो है सीधे बना के पूछ लेगा कि ये रेखा कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर आप लूसेंट की जनरल साइंस पढ़ रहे होंगे या फिर कोई और साइंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी। और जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि थोड़ा सा जो लेवल है वो ऊपर रहने वाला है। तो नॉर्मल जो साइंस आप पढ़ रहे होंगे किसी भी बुक से, वहाँ से काम नहीं चलेगा आपका। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर स्टार्ट किए हैं तो। और कल वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आप पिछला वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर कंटिन्यू करिएगा। तो सबसे पहले जो हमने कल बात की थी कि ऊष्मा और तापमान वो क्या होता है, तो थोड़ा सा जो है आपको हम एक थीम बता देते हैं। जो लोग अभी नहीं देख रहे होंगे हमारे बोलने के बाद भी, तो ऊष्मा और तापमान क्या होता है उसके बारे में एक बार समझा देते हैं। जैसे हमने आपको कल बताया था कि जो तापमान होता है, अगर उसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो तापमान को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी, किसी भी मैटर है, तो उसका जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है वो कौन बताता है? तापमान बताता है। यानी कि तापमान किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो डिसाइड करता है। लेकिन वहीं पे जो हीट होती है, हमारी ऊष्मा होती है, वो क्या होती है? ऊर्जा का एक रूप होती है जो कि डिपेंड करती है तापमान पर। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। उसके बाद जो तापमान की जो स्टैंडर्ड परिभाषा थी वो हमने आपको बताया था कि तापमान जो होती है किसी भी बॉडी में, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में रैंडम जो है मोशन करते रहते हैं, उनमें कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि कोई भी बॉडी है, ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भरे होंगे, जिन छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरा मार्कर तैयार हुआ है। तो वो मॉलिक्यूल्स की क्या करते हैं? आपस में गति करते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल गति करेगा तो उसमें ऊर्जा कैसी बनेगी? गतिज ऊर्जा बनेगी। तो गतिज ऊर्जा यानी कि उन्हीं गतिज ऊर्जाओं का बॉडी में जो हमने आपको कल लिखवाया था, तो आज लिखवाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ मैं। तो आपको बता रहा हूँ कि जो तापमान वो होता है जो किसी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है वो तापमान कहलाती है। तो तापमान को आप जो स्टैंडर्ड थ्योरी यानी कि स्टैंडर्ड परिभाषा के रूप में कैसे समझेंगे कि किसी भी बॉडी में जो उसके बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी कि औसत गतिज ऊर्जा ही जो होती है वो क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। वहीं पर अगर हीट की बात करें तो हीट क्या है, यानी ऊष्मा क्या है? ऊष्मा जो है एक ऊर्जा का ही एक दूसरा भाग है या दूसरा रूप कह सकते हैं। यानी कि हीट को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वर्क में कन्वर्ट तो करते ही हैं, तो पता ही होगा कि हीट टू वर्क और वर्क टू हीट। तो हीट क्या होती है कि जैसे हमने देखा कि इसमें जो है किसी बॉडी की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है उसके मॉलिक्यूल्स की, वो तापमान होती है। लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है, जैसे मान चलिए कि औसत गतिज ऊर्जा ये बॉडी हो गई कोई, तो इस बॉडी में एक दो तीन चार पाँच छः कई सारे मॉलिक्यूल्स भरे हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 है, इसकी 20 है, इसकी 50 है। तो इस पूरे का औसत जब हम निकालेंगे तो 10 प्लस 20 प्लस 50 और बटा 3 है तो 3 कर देंगे, तो उसके बाद जो ये निकलेगा हमारे क्या मिलेगा? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी, जितनी संपूर्ण ऊर्जा उस बॉडी के अंदर जो भी निहित है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो स्टैटिक हो, काइनेटिक हो, किसी भी, यानी कि समेशन ऑफ ऑल एनर्जी, सभी एनर्जीज का जो योग होता है। तो हीट क्या कहलाएगी? 20 प्लस 10 प्लस 50, ये हमारी क्या कहलाएगी? हीट कहलाएगी। यानी कि ऊष्मा क्या होती है? वो
एवरेज नहीं होती है, वो सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हीट होती है। तो कल इसके बारे में हम लोग को बताया था। बाकी एसआई यूनिट हमने आपको जूल बताया था, कैलोरी भी इसका मात्रक होता है सीजीएस में, हमने आपको ये भी बताया था। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जूल जो है, जूल के बारे में। सबसे पहले जूल जब आपके सामने मात्रक आया तो जूल साहब ने एक नियम दिया था। तो उन जूल का जो हीट के लिए यानी कि ऊष्मा के लिए जो जूल का नियम है वो क्या कहता है, उसके बारे में समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, जूल का नियम, जूल का नियम। तो जूल ने ये बताया कि यदि कोई हीट है वो वर्क में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऊष्मा है और वो कार्य में कन्वर्ट हो रही, बदल रही है, या कार्य जो है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है। इसको आप लिखेंगे, यदि कोई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो रही है या कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, एक यांत्रिक तुल्यांक होगा, यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट होगा। इसको हम लिखते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इसको हिंदी में लिख देते हैं यांत्रिक तुल्यांक होगा, होगा जिसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि यदि कोई ऊष्मा है वो कार्य में परिवर्तित हो रही है, या कार्य है जो कि ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास कोई वर्क है यानी कि कार्य है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कोई हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि W और Q का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, J के बराबर होगा। और ये J क्या कहलाएगा, J कहलाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट, यानी कि यांत्रिक तुल्यांक। W के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, कार्य है, Q क्या है, ऊष्मा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो जूल है, ये एक जूल को अगर कैलोरी में हम लोग कन्वर्ट करें तो ये क्या होता है। कभी कभी आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग लिखेंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। तो कभी कभी कन्वर्जन आपसे पूछता है कि एक जूल बराबर कितना कैलोरी, एक कैलोरी बराबर कितना जूल, तो इसको नोट पॉइंट डाल के आप लोग लिखेंगे नोट। तो इसको आप लोग लिखेंगे एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी। उसके बाद एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल होता है। ये आपसे क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग जो है क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यानी कि एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको जूल के नियम में ध्यान देनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट और टेम्परेचर क्या है। तो हीट और टेम्परेचर में आपको अंतर पता चल गया। ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा के अगर अंतर के बारे में बात करें तो ऊष्मा जान रहे हैं, ऊष्मा जो होती है वो टोटल एनर्जी होती है, यानी कि समेशन ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं उनके एनर्जी का जो है पूरा योग जो होगा वो ऊष्मा कहलाएगा। और तापमान और ऊष्मा में कभी भी जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब क्या होता है कि जैसे तापमान के बारे में हम कल आपको एक उदाहरण बताया था कि आपके हाथ पे क्या है, एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है। तो ये तापमान के माध्यम से क्या होता है, यहाँ की पूरा ऊर्जा जो रहेगी
इसमें कुछ ऊर्जा है और इसमें कुछ ऊर्जा है, तो यहाँ की ऊर्जा क्या रहेगी, बर्फ में जाएगी। तो ऊर्जा जिसके जिसके तहत जाएगी वो क्या रहेगा, वो तापमान के ही थ्रू जाएगी। यानी कि जैसे मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप बस से कहीं जा रहे हैं, मान के चलिए आप हरिद्वार जा रहे हैं, कहाँ से, प्रयागराज से। तो आप जैसे ही प्रयागराज से हरिद्वार जाएंगे तो आप किसके थ्रू जाएंगे, बस के थ्रू जाएंगे। तो वही बस है आपका तापमान। यानी कि वो क्या है, वो रास्ता है, वो पाथ है, वो बताता है। और वो कैसे बताता है कि कैसे कैसे रूट से जाना है, वो सड़क है आपका, ठीक है। उसके बाद अब ऊष्मा क्या होती है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो ऊर्जा है, अब उसको जाना है बर्फ में। यानी कि यहाँ पे आप बैठे हैं, मानिए कि विकास नाम का कोई लड़का है, वो यहाँ पे बैठा है प्रयागराज में, उसको जाना है यहाँ पे बर्फ में, यानी कि हरिद्वार में। तो विकास क्या करेगा, विकास इस रास्ते के, इस बस के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू क्या करेगा, यानी कि तापमान के थ्रू यहाँ बर्फ में जाएगा। तो बर्फ में जाने के लिए उस विकास कुछ देर के लिए क्या बन जाएगा, यात्री बन जाएगा, यात्री कहलाएगा। तो यानी कि जब पूरी ऊर्जा जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो उसी ट्रांसफ़र के समय वो ऊर्जा जो क्या कहलाती है, वो हीट कहलाती है, यानी कि वो ऊष्मा कहलाती है। जैसे कि रहूँगा तो मैं ही, मेरा नाम अभिषेक है, मैं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन जिस समय मैं यात्रा कर रहा हूँ उस समय हम यात्री कहलाएंगे ना, कि यात्री जा रहे हैं। तो उस समय, जिस समय ये ट्रांसफ़र हो रही होती है, उस समय क्या ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि है तो ऊर्जा ही है, तो अभिषेक ही जो बस से जा रहा है, लेकिन उस समय वो क्या कहलाएगा, वो यात्री कहलाएगा। तो ऐसे आपको इसको समझना है। ये बस जस्ट फॉर एग्जांपल था, कहीं हरिद्वार हरिद्वार नहीं जाना है, ना तो आपको ना तो हमको, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं ले लेना है। उसके बाद अब जो है सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अब कैलोरी क्या होती है और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, वो क्या होती है। ये दो टर्म समझने के बाद हम लोग इसको रफ करते हैं। वो दो टर्म समझने के बाद हम लोग फिर समझेंगे कि क्वथनांक और गलनांक क्या होता है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो जो नोट सिलेबस में दिया है ना, तो उससे कुछ ज़्यादा पढ़ना है और उससे कम भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्वथनांक और गलनांक ये दो टॉपिक इसके बाद आपके दिए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद तापमान पैमाना। तापमान पैमाना आप लोग बोरिंग टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, जो मापन वाला चैप्टर है। आप लोग उसमें जाएंगे तो मैं बहुत अच्छे से कवर कराया हूँ, जो पहला क्लास था, जो उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस करके आएगा। तो कैलोरी लिखेंगे, कैलोरी, कैलोरी पहली परिभाषा जो आपसे पूछ सकता है। और दूसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि BTTHU, ऐसे करके कुछ देता है आपसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में हमको जानना है। तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर 1 ग्राम हमारे पास जल है, ठीक है, 1 ग्राम हमारे पास पानी है और उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमको गर्म करना है, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमको होगी वो क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी कहलाएगी। यानी कि 1 ग्राम जल को गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह कैलोरी होती है, कैलोरी होती है। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऊष्मा है उसको हम लोग कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कार्य है उसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, लो ग्रेड एनर्जी होती है, और जो कार्य होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है। यानी कि यहाँ पे आप नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, पूछ सकता है आपसे, ऊष्मा ऐसे लिखेंगे, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी। उसके बाद दूसरा नोट पॉइंट आपका क्या रहेगा, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी।
ये दो चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है। कभी आपसे पूछ सकता है कि हीट और वर्क अगर आपस में पर मैचुअली जो है क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कौन सा हाई है कौन सा लो है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जो हाई रहेगा वो जाएगा लो में तो पूरी तरह से कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो लो वाला रहेगा वो हाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बेसिक सी बात है ये। उसके बाद ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसमें आप सेम टू सेम यही कैलोरी वाली परिभाषा याद करना है, लेकिन इसमें क्या है, यूनिट चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया था 1 ग्राम जल लिया था, तो यहाँ पे हमको 1 पाउंड जल लेना है। और यहाँ पे हमने डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, कैलोरी होती है। ठीक है, दिख रहा है ऊपर तक? ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश थर्मल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पाउंड जल को गर्म करने के लिए कितना गर्म करने के लिए, यहाँ भूल जाता है बार बार हमको लिखना, आगे लिखने की कोशिश करते हैं, को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, यानी कि BTH यूनिट कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई कैलोरी और ये हो गया ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वथनांक और गलनांक, यानी कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करूँगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने की, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को समझने की। इसको रफ करते हैं। ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं अभी आपको, क्योंकि इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस ग्राफ से ये भी क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे कि अगर दाब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी दाब बढ़ा रहे हैं, तो गलनांक क्या होता है। बोलते हैं ना, जैसे कुकर उकर पे खाना या आप कहीं बनाते हैं तो जल्दी क्यों पक जाता है, इस तरह के जो सारे सारे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वो इस ग्राफ से ही आपके हल होंगे। आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं और देखते हैं। इस ग्राफ को पूरा यहाँ पे बनाते हैं, पूरा बड़ा सा, फिर आपको समझाते हैं। ये क्या है, दाब है। ये क्या है, ताप है। उसके बाद ऐसे और कुछ ये ऐसे सब्लिमेशन लाइन और मेल्टिंग जोन गया, और ये मेल्टिंग लाइन हो गई। तो अब देखिए, ये दाब और ताप पे हमने क्या किया, 3 लाइनें जो है प्लॉट की। तो ये जो तीनों का जो पॉइंट यहाँ पे है ना, इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु। अभी सारी चीज़ें बताएंगे कि त्रिक बिंदु क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है। त्रिक बिंदु का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस वो तीनों एक साथ क्या होती हैं, उपस्थित रहती हैं, उसको हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं, यानी कि ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। उसके बाद अब ये क्या है, ये यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है, और यहाँ पे गैस है। अब आप लोग खुद बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको ठोस से द्रव में जाना है, हमको ठोस से द्रव में जाना है, तो कोई भी चीज़ ठोस से द्रव में जाती है उसको क्या बोलते हैं, कि गल गई वो, यानी कि क्या हो गया, वो गलनांक हो गया। तो उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी कि गलनांक बोलते हैं। अब ठोस से द्रव में गई, अब द्रव से ठोस में गई तो क्या बोलते हैं, कि फ्रीज हो गया, है ना। यानी कि कोई भी चीज़ क्या हो गई, फ्रीज हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर इधर से हम लोग इधर आ रहे हैं, यानी कि द्रव से हम ठोस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे हम। और ठोस से हम लोग द्रव में जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, गलनांक, यानी कि मेल्टिंग बोलेंगे हम लोग। ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे द्रव भरा हुआ है पूरा, ये पूरा जो जोन है ये द्रव का जोन है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पूरा जो जोन है ये ठोस का जोन है। अब ये पूरा जो जोन बन रहा है ये गैस का जोन है। तो अब द्रव से हम लोग गैस में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कि वेपराइज हो रहा है, यानी कि वाष्पित हो रहा है कोई चीज़। तो क्या हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग क्वथनांक बोलेंगे, यानी कि वेपराइज हो रहा है। इसको वेपराइज
वेपराइजेशन इसको बोलेंगे। यानी कि द्रव से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, गैस में आ रहे हैं। वहीं पे हम लोग गैस से अगर लिक्विड में चले जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कंडेंसेशन बोलेंगे, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। इधर गए तो क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। देखे होंगे ना आप लोग, जो खाना वाना पकाते हैं तो ऊपर भाप की जो है, भाप की वजह से क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं तो संघनित हो जाती है ना। तो क्या होता है, वो गैस से, यानी कि वेपर होता है, भाप होती है, भाप से क्या होती है, वो पानी बनता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संघनन बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। उसके बाद ये ठोस से कोई भी चीज़ डायरेक्ट गैस में बदल जाती है तो ये सब लोग जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वतापन बोलते हैं, यानी कि सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अब ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी आपको, तो आप वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा, ये चित्र आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बारी बारी से हम लोग सभी चीज़ों को ट्राई करेंगे समझने की। जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गलनांक क्या होता है। गलनांक, गलनांक की परिभाषा में आप लिखेंगे कि किसी भी मैटर का, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह टेम्परेचर जिस पर क्या करे, वो अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए, वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह ठोस से द्रव में बदल जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे। जैसे जल का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उसका किसका, बर्फ का, पहले बर्फ क्या रहेगी, ठोस रहेगी, उसको हम जीरो से जीरो के पास जैसे ही लाएंगे तो क्या होगी, वो हमारा पानी बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि द्रव बनना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु बोलेंगे। तो गलनांक बिंदु आपके समझ में आ गया। उसके बाद आपके सिलेबस में क्या है, वो है क्वथनांक है, यानी कि वेपराइजेशन है, यानी कि उबलने वाली प्रक्रिया है। तो उबलने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी उबलने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, क्वथनांक को समझते हैं। उसके बाद ट्रिपल पॉइंट को देखेंगे। क्वथनांक के बारे में अगर समझें, क्वथनांक किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर वह द्रव से कहाँ कन्वर्ट हो जाए, गैस में परिवर्तित होने लगे, क्या कहते हैं उसको, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, कहते हैं। ये चीज़ें हो गई। तो ये क्या हो गया, ये क्वथनांक हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वतापन, ऊर्ध्वपातन के बारे में हम आपको बोल दे रहे हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यदि कोई ठोस है, कोई भी ठोस है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले कहाँ कहाँ का, जैसे यहाँ पे आप जल का लिखेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, वो उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वतापन की बात करेंगे। तो ऐसी अवस्था जब कोई भी चीज़ ठोस में है, ठीक है, उसको आप लोग गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ठोस में है वो, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसमें ताप आप बढ़ा रहे हैं, तो ठोस से वो द्रव में ना कन्वर्ट हो, ठोस से डायरेक्ट वो क्या हो जाए, गैस बन जाए। समझ रहे हैं, जैसे मान चलिए आपके पास क्या है, लोहा है, तो लोहा को आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, 1300-1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप गर्म गर्म कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा, यानी कि क्या कर जाएगा, वो गलनांक बोलते हैं मेल्ट को, ठीक है, तो वो गलनांक यानी कि गल जाएगा वो। और लेकिन ऐसी 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 कई सारी मटेरियल हैं, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं हमारे पास, एग्जाम्पल हैं, जिनको गर्म करने पे वो ठोस के बाद द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे सीधे गैस बन के उड़ जाते हैं, जैसे आयोडीन। तो इसकी आप लोग परिभाषा और उत्पादन के लिखेंगे कि ऐसा मैटर, ऐसा पदार्थ जो जिसको गर्म करने पर क्या हो,
ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वतापन बोलते हैं। जैसे ऊर्ध्वतापन के अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आयोडीन हो गया और कपूर हो गया, ये दो इसके उदाहरण हैं। त्रिक बिंदु की बात करें तो त्रिक बिंदु ऐसा बिंदु होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, साम्यावस्था में होती हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु त्रिक बिंदु ऐसा बिंदु जहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में विद्यमान रहें, विद्यमान रहें, उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये हो गई आपकी ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात। तो इतनी चीज़ें जो है आपको सिलेबस में इतनी ही चीज़ें हैं और इतनी ही चीज़ें क्या है आपको जाननी है। अब जो है हम लोग सबसे ज़्यादा जो बात करने वाले हैं, तो अब जो हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, ताप पैमाने के बारे में बात करेंगे। तो ताप पैमाने के बारे में बात करें तो ताप पैमाने के बारे की आप में हमने आपको पहले भी बताया था, पढ़ाया है ताप पैमाने के बारे में, जिसमें आपने सेल्सियस पढ़ा होगा, केल्विन पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है पढ़ी होंगी। लेकिन कुछ डाटा हैं जो आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं, जो पूछे जाते हैं, जैसे र्यूमर और फ़ारेनहाइट कब आपस में बराबर होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब आपस में बराबर होते हैं, केल्विन का जो केल्विन में अगर पूछ दे कि रूम का टेम्परेचर कितना है तो आप क्या मानेंगे, फ़ारेनहाइट में रूम का टेम्परेचर जनरली कितना होता है, अगर नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर पूछ ले कि जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा तो आप क्या मानेंगे, ये सारे डाटा जो है आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे ताप पैमाना। तो अब ये सारी चीज़ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि ताप को मापने के लिए हमको थर्मामीटर यानी तापमापी की ज़रूरत होती है। थर्मामीटर का आविष्कार जो है वो संतोरियो ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो तापमापी होता है, मापी का आविष्कार किसने किया था, संतोरियो ने, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं ताप पैमाना। तो सबसे पहले आप लोगों ने सेंटीग्रेड का नाम सुना होगा, डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, सेल्सियस, उसके बाद फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। र्यूमर तो सबसे पहले इनका क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, जल के बारे में बात हो रही। तो सेल्सियस का कितना होता है 0, फ़ारेनहाइट का 32, केल्विन का 273 और र्यूमर का 0। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, तो सेल्सियस का होता है 100, फ़ारेनहाइट का होता है 212, इसका होता है 373 और इसका होता है 80। इतनी चीज़ें हो गई। अब नोट पॉइंट डालकर आप लोग लिखेंगे कि जो आपका र्यूमर होता है यानी कि जो सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या करते हैं, आपस में बराबर होते हैं कहाँ पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपके लिए एक प्रश्न और छोड़ के जा रहे हैं कि आपको बताना है फ़ारेनहाइट और र्यूमर वो किस टेम्परेचर पे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे नीचे। तो उसके बाद अब जो है आपके शरीर का तापमान अगर पूछे कि सेंटीग्रेड में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपके शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में आपको पता होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में आपको पता होगा 98 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी प्रकार से आपका केल्विन में पता होगा 310 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो गया,
शरीर का ताप हो गया। उसके बाद आपसे पूछ ले कि रूम टेम्परेचर, तो सेंटीग्रेड में आप मानेंगे 27, और फ़ारेनहाइट में आप कितना मानेंगे, 80 के आसपास। उसके बाद केल्विन में आपका होता है 300 डिग्री केल्विन फ़ारेनहाइट, और ये सेल्सियस। तो इतनी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जब हमने आपको ब्रिटिश थर्मल यूनिट पढ़ाई थी, तो जो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, यानी कि एक बी, क्या बोलते हैं इसको, BTH और यू, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक BTHU बराबर कितना होता है, तो 252 कैलोरी होता है। इतनी चीज़ें, तो आज जो है आपका ऊष्मा और तापमान जो है क्लियर हो गया। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताया हूँ, आप उसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रट जाएंगे, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो चीज़ें जो है आपकी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी आरेख आपको समझ में नहीं आया है, तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जब मैं लेक्चर जो भी दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा तो वहाँ पे मैं उसको फिर से कवर कर दूंगा। बाकी जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए अभी तक नहीं दबाए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा है, अगर आपके 1 नंबर का भी फ़ायदा लग रहा है आपको वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। धन्यवाद।